सत्ता में आना और जाना और उसी एक चीज से जूझना जहां सारे मुद्दे छोटे हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम बड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस उसको कुछ रोड मैप है आप लोगों के पास। लेकिन उसी धीरेन्द्र शास्त्री को जो अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं, उनकी तस्वीरें दिखती है कमलनाथ के साथ। दिल्ली में अंदर खाने से जो बात छन के आती है वो ये होती है कि कमलनाथ जी जिसको चाहते हैं उसको टिकट मिलता है। आप राम की बात कर रहे हैं, राम तो उनके हैं। ये जो बुलडोजर जस्टिस है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, अगर वहां तक पहुंचे, क्योंकि सपना तो होता ही है जब आप इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में है, पॉलिटिक्स में है, तो शायद और कुछ बेहतर कर सके हम मध्य प्रदेश के लिए। तो वो कुछ सोचते हैं आप उस विषय में? मतलब सीधा सवाल आप ये कहना चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ क्या? जी। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव दस्तक क्या दे चुके हैं, लगभग संघर्ष शुरू हो चुका है। राव विधानसभा से हमारे विधायक जीतू पटवारी जी आज हमारे साथ हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो एक बड़ा नाम जीतू पटवारी का आता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर कांग्रेस उम्मीदें देख रही है सत्ता में वापस लौटने की, और जो सर्वेक्षण है वो बताते हैं कि ये जो रास्ता है ये कांग्रेस के लिए फिलहाल मजबूत बनता हुआ दिख रहा। जीतू पटवारी जी है, तमाम चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कांग्रेस अंतर कलहों से जूझती रही, कई दफा पार्टी सत्ता उसने गंवाया, उसके बाद सत्ता में वापसी की कोशिशें हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा बड़ी शानदार यात्रा रही, उसका क्या असर रहा और कितना प्रभाव वो डाल पाएगा, इन तमाम मुद्दों पे जीतू जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत जीतू जी आपका। जी नमस्कार। और सबसे पहले टिकट डिक्लेयर हो गया है, दोबारा से चुनाव की रण क्षेत्र में आपको जाना है। क्या उम्मीदें लेकर जा रहे हैं और क्या सपने आप देख रहे हैं? नहीं, बात यह है कि जो पिछली 5 वर्षीय जो भावना गई वो तो लोगों ने कांग्रेस के साथ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने धन बल, बाहुबल, सरकार का बल, देश की संविधान की जो अस्मिता लूटी, लोकतंत्र की जो जो सम्मान लूटा, वो देश ने देखा है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने काला अध्याय दिया है, इसका जनता अब बदला लेना चाहती है। प्रदेश को 20 साल में एक नेता के लिए, एक पार्टी के लिए, एक दल के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। आपने देश में सारे इंडेक्स ये कहते हैं कि हम नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, हम नंबर 1 पे करप्शन में, हम नंबर 1 पे किसानों की आत्महत्या में, हम नंबर 1 पे कुपोषण में, हम नंबर 1 पे है माँ मृत्यु दर में, हम बलात्कार में हम नंबर 1 है, हम अपराध में नंबर 1 है, हम महिलाओं के अपहरण में नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। प्रदेश में युवा बच्चे सबसे ज्यादा आत्महत्या कहीं करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में करते हैं। तो मध्य प्रदेश कैसा बने, इसकी धारणा इन सारी बातों से पता चली। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के आम जनता ने मानस बना लिया है बदलाव का, हवा का रुख दिख रहा है बदलाव का। और 150 सीट से ऊपर इस बार कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लड़ाई है, जरूर है, 101% है, पर जनता और भारतीय जनता पार्टी में है। जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। अच्छा, आपने बदलाव की बात की, एक सवाल मैं लेता हूँ, उसका मयंक जो है मुझे लगता है उनके सवाल भी जरूर है। आपने कहा कि बदलाव का मूड बना लिया है जनता ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बातचीत करें और उनकी रणनीति की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हमको दिख रहे हैं चुनावी मैदान पर उतरे हुए, और हिंदी पट्टी का एक क्षेत्र है, लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी भी लूज तो छोड़ेगी नहीं, और तमाम केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर आना, 6 लोगों को टिकट यहाँ पर दे पाना, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो बदलाव की बात जो की जा रही है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है कांग्रेस का? नहीं, बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो तब होता तब हमारी लिस्ट में अहंकार दिखता। हमने विनम्रता से लिस्ट जारी की, हमने सही जो जनता के चेहरे हैं उनका ध्यान रखा है। हमारी पार्टी ने जो कैंडिडेट चयन किया वो कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी थी और उस एहसास को पहली लिस्ट में क्लियर हुआ है। बात यह है कि अहंकार होता तो हम इस तरह की इतनी तैयारियां नहीं करते। हमने भी यात्राएं की, सब पूरे प्रदेश की हर विधानसभा को हमने छुआ। मैं कर रही लगभग 40 सीटों पे गया पिछले 20 दिन में। तो 40 सीटों पे जो जनता का मॉब रोड पे था, जमीन पे था, लोगों के बदलाव की उनकी आंखों में एक 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 जो असर सीधा दिख रहा था, उसकी बातें मैंने की है। रही बात पिछली बार में हम जीते हुए हैं, हम हारे हुए नहीं है।
हमें लूटा हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश की अस्मिता को लूटा, लोकतंत्र को लूटा। विधायक खरीदे बेचे गए। पहला प्रदेश बना हमारा जिसमें 28 विधायकों की मंडी लगा दी हमारे भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने। तो ये जनता को दर्द दे रही है बातें, इसलिए मैंने बदलाव की बातें की। मैंने जो इंडेक्स बताया कि क्यों वोट दे बीजेपी को वापस, इसका उत्तर नहीं है जनता के पास। क्यों न वोट दे बीजेपी को, इसके 100 सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूं कि जनता कह रही है कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार नहीं विधायक टूट जाएंगे? क्योंकि पिछली बार 28 टूट गए। ये तो अगर आपके हिसाब से तो ये धनबल का खेल है ना, खरीदे गए तो वो तो हर बार खरीदे जा सकते हैं। नहीं, बात यह है कि ये हमारे और आपके लिए, एक देश के नागरिक के लिए, इस देश के संविधान में बिलीव करने वाले सभी के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, इस देश के देशभक्त नागरिक के लिए है। हमारी कोशिश जरूर है कि इस बार चूंकि 146 से 156 सीट आ रही है, इसलिए नहीं टूटे जाएंगे। पहले बॉर्डर पे थे इसलिए टूट गए। इसलिए मैं इतनी दृढ़ता से, इतनी आत्मविश्वास से ये कह रहा हूं, कांग्रेस आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी, हर हालत में आएगी और प्रदेश में बदलाव लाएगी। आपने अभी एक बात आपने कही कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से टिकट बंटवारा हुआ है, पर दिल्ली में अंदर खाने से जो बात छन के आती है वो ये होती है कि कमलनाथ जी जिसको चाहते हैं उसको टिकट मिलता है, सर्वे वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। क्या ऐसा है? या जो सर्वे, क्योंकि शुरुआत में यही कहा गया था दिल्ली की तरफ से कि सर्वे होंगे, और एक पूरी टीम है, अलग अलग सर्वे स्टेट के लेवल पे दिल्ली से आई हुई टीम। तो इसमें कितना सच है, या फिर आप जो कह रहे हैं जो ट्रांसपेरेंसी से टिकट बटे, क्योंकि आज एक लिस्ट आई है, अभी और बचे हुए हैं, तो उसका क्या? ऐसा है, जब मैं कह रहा हूं तो ऑफिशियल दृढ़ता से, आत्मविश्वास से कह रहा हूं। आपने बातें छनती छनती सुनी है, तो छनती बातों का भरोसा या मेरी बातों का भरोसा, निर्णय आपको और जनता को करना। जी ठीक है। सर, जो बातचीत चल रही थी कि पिछली बार जिस तरीके से सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, लूट कर, जो आपने शब्द यूज किया, तो ऑब्वियसली ये जो खतरा है ये पूरे लोकतंत्र पे खतरा है, नागरिकों पे भी खतरा है, पार्टीज पे तो है ही है ना। लेकिन नागरिक तो इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। नागरिकों ने तो वोट दे दिया, और नागरिक दोबारा से वोटिंग के समय पर अपनी ताकत का एहसास दिला सकते हैं। नागरिक वोट देते हैं एक पार्टी को, और वो पार्टी अगर टूट जाती है, कुछ लोग, कुछ विधायक छोड़ जाते हैं, क्या कारण आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल मध्य प्रदेश नहीं, हमने और राज्यों में भी इस तरह का चलन देखा। क्या कारण हो जाता है? मोदी जी जब आए थे, बहुत भरोसे और बहुत उम्मीद से लोगों ने उनको चुना था। उन्होंने एक नए भारत की परिकल्पना की थी, नया भारत बनेगा, अलग भारत बनेगा। उन्होंने देश को कहा कि 70 साल में जो पार्टी राज कर रही है, रूल कर रही है, उससे बेहतर हम कुछ दे सकते हैं। देश ने देखा, देश में परिस्थितियां आपके सामने हैं। बेरोजगारी का इंडेक्स क्या बोलता है देश का, हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति क्या है देश की, कर्जदारी का जो स्केल है, जो देश पे कर्जा है आज, वो क्या है वो देखो। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस ने 70 साल में की थी। कांग्रेस ने याद किया उन संस्थाओं को, ध्यान दिया उन संस्थाओं का जिससे लोकतंत्र मजबूत रहे। वो स्वायत्त संस्था है जिससे सरकार जब अराजक हो, व्यक्ति जब अराजक हो, जब व्यवस्थाएं अराजक हो, तो फिर भी कंट्रोल कैसे हो, उनको मजबूती दी। मोदी जी ने उनको छीन किया। तो मैं मानता हूं कि ये नया भारत बना है, नई परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है विधायकों के उस वोट का, जो विधायक बनते हैं जिस वोट से। तो ऐसी परिस्थिति में नया कुछ हुआ है, नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, नया इलाज निकलेगा, नई उम्मीद भी आएगी, नई सोच भी आएगी। मोदी जी से भरोसा किया था, भरोसा हट भी रहा है। तो मैं मानता हूं वही पुरानी बात है, कांग्रेस का साथ है, हाथ का पंजा, और कांग्रेस पार्टी का विचार देश फिर जीने लगा है। मैं मानता हूं कि फिर से बदलाव होगा। मोदी जी का नया भारत नहीं, अब पुराना भारत कांग्रेस का चाहिए, तब लोकतंत्र बचेगा। नहीं, लेकिन ये जो विधायक टूटने वाली बात है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि, जैसे आपने विचार की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, उनमें कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में एक वैचारिक तौर पे जो पार्टी से लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, उसमें कमी हुई। क्योंकि अगर विधायक बिकने की या पैसे लेके टूटने की बात है, तो वो तभी हो सकता है जब आप वैचारिक तौर पे यकीन ना रखते हो पार्टी की विचारधारा में, वरना आप छोड़ के क्यों जाएंगे? तो आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बात यह है, मैंने जैसा कहा, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। आप देखो कि लोकतंत्र में
वोट के भरोसे की कीमत नहीं बचेगी, वैचारिक दृष्टि से लोग अपने एथिक को जिंदा नहीं रखेंगे, तो आखिर आत्मा मर जाएगी, तो फिर हम व्यक्ति या देश बचेगा कैसे? तो मैं मानता हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है नई है, और इन नई परिस्थितियों को सामना हम सबको मिलकर करना है। देश के संविधान में बिलीव करने वाले सभी साथियों को करना है। रही बात वोट के जो बिकने और खरीदने की, विधानसभा के विधायकों को, ये सारे राज्यों में हुआ। मैं मानता हूं कि ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए आत्ममंथन चल रहा है। इसके लिए जनता भी सजग हो रही है और कानून में भी इसका प्रोविजन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी फिर से लोकसभा में, तो हम ऐसा कुछ कानून बनाएंगे कि विधायक अगर इस तरह की हरकत करता है, हम पहले भी दल बदल कानून लेके आए थे और उसका भी जिस तरीके से अवहेलना हुई सबने देखी है, तो कानून में ऐसा प्रोविजन हो कि अगर कोई स्केप करता है एक बार, तो फिर एक बार और चुनाव नहीं लड़े और फिर उसको अवसर मिले। अगर उसका मन बदला है, उसके विचार बदले हैं, वो किसी से परेशान है, दुखी है और इसलिए बदलेगा, तो फिर एक बार उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए कि एक बार तू बदल जा, पर एक बार चुनाव तेरे को लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगली बार शायद उसको सद्बुद्धि आए, उसके विचार नहीं बदले, तो कानून में प्रोविजन की भी आवश्यकता है एथिक के साथ। ठीक है, आपकी छवि एक मजबूत नेता की है जीतू जी। अभी आपने कानून की बात की कि इस तरह का प्रोविजन लाया जाए, इसका मतलब आप सोचते बड़ा डीपली हैं। तो ये सोच जो है वहां तक आपको पहुंचाती है क्या कि भाई मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है अगर वहां तक पहुंचे, क्योंकि सपना तो होता ही है जब आप इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में है, पॉलिटिक्स में है, तो शायद और कुछ बेहतर कर सके हम मध्य प्रदेश के लिए, तो वो कुछ सोचते हैं आप उस विषय में? मतलब सीधा सवाल आप ये कहना चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ क्या? जी। कमलनाथ को मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। आगे भविष्य में मतलब लंबा रास्ता है, राजनीति खत्म थोड़ी हो जाती है एक चुनाव कल में। मैंने ना, आपने दोनों ने देखा है, कल की कल देखेंगे, आज जो हो रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है जी। थोड़ा सा आपके उस पर चलते हैं पर्सनल। आपका परिवार जो है उसमें आपके दादा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, पिता जो है वो कांग्रेस में रहे सक्रिय, पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति इस तरह से आप पहले हैं। क्या रहा कारण? क्योंकि पारिवारिक उसमें तो चुनाव कोई नहीं लड़ रहा था, सम्मानित थे, समाज में थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, चुनाव नहीं। क्या कारण रहा कि यदु पटवारी ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बात ये नहीं है, मैं एक साधारण जिला पंचायत मेंबर था और उसी दौरान मैं राहुल जी के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने पहली टिकट दी, उन्होंने दूसरी टिकट दी, उन्होंने तीसरी टिकट दी, उन्होंने चौथी टिकट दी। तो मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का जो राजनीतिक सफर है उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और चूंकि राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हिस्सा है तो मैं बात ज्यादा चिंताएं करता नहीं हूँ। जिस दिन ऐसा मुझे लगेगा कि मुझे मेरी चिंता करनी है, उस दिन मैं राहुल जी पे भरोसा नहीं रहेगा। तो मुझे राहुल जी पे भरोसा है, इसलिए मुझे मेरी चिंता नहीं। राहुल जी पे भरोसे की जब आप बात करते हैं तो मुझे वो तस्वीर याद आती है जो मोटरसाइकिल पे बिठा के आप राहुल गांधी को मंदसौर तक ले गए। हम राहुल गांधी का जिक्र जब हुआ है तो भारत जोड़ो यात्रा की बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है कि जो पॉलिटिकल गैलरीज हैं और जो मीडिया गैलरीज है उसमें ये चर्चा आजकल, कभी भी किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो होता है कि भाई ये दिल्ली का फैसला है और ये राज्य का फैसला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली का फैसला और राज्य के फैसले में कितना अंतर है? नहीं, यहाँ सब समन्वय से हो रहा है। दिल्ली और राज्य एक है। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की जो लोकतंत्र की हत्या की गई उसको वापस रिमैप करना चाहते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे में कोई किसी प्रकार के डिफरेंसेस कहीं किसी में नहीं है। और राज्यों की और उदाहरणों की मैं बात नहीं करता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में जीतने के लिए एकजुटता जरूरी है और वो हम कर रहे हैं, है और रहेगा। मतलब दिल्ली कांग्रेस, मतलब दिल्ली वाली आला कमान और जो राज्य कांग्रेस है सब एक है। एक सवाल है, आप चूंकि हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ एक बड़े जिलों को, शहरों को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर शहर या जिले भी जो है वहां पे एक बड़ा संकट है कि डिग्री कॉलेजेस, खासतौर पे ऐसे जहां पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हो पाए, और वो भी बड़ी संख्या में, वो बहुत सारे जिलों में नहीं है। क्या कुछ पॉलिसी हो कि आप मंत्री बने उसके बाद जो कुछ सरकार के साथ हो, हम सब जानते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में डिग्री देने की बात या ना पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की बात जी लगभग जिलों में है, और लगभग जिलों में। और फिर भी एक बात है कि एजुकेशन सिस्टम को रिमैप किया जाना चाहिए। दुनिया में compete करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम चाहिए
उसका डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है हमारे यहाँ जो पहली 100 में आती हो, पहली 200 में आती हो, पहली 300 में आती हो। तो ये भी एक चिंता का विषय प्लस है। जो एग्जामिनेशन है उसमें जो गड़बड़ियां हाँ, वो गड़बड़ियाँ होती है, ये हमारी सरकार का फेल्यूर है कि जो एग्जाम्स होती है वो अद्भुत, अकल्पनीय और मतलब डराती है व्यवस्था। तो एक बेटा है जो रात दिन लगा रहता है, फिर बुजुर्ग वो अपने माता पिता उसको पढ़ाते हैं, ओवरेज हो जाता है, फिर आत्महत्या कर लेता है, नशा करने लग जाता है। ऐसे 1 2 3 4 नहीं करोड़ों उदाहरण है। तो ये बताता है शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए तो हटाएगी जनता कि आपने एक बार गलती हुई नहीं सुधारा, 2 बार नहीं हुई, 3 बार नहीं हुई, 4 बार नहीं हुई, कभी सुधार ही नहीं किया। आखिरी 40वीं एग्जाम हुई, वो भी पटवारी की, उसमें भी धान ली। मतलब शिवराज जी ने प्रदेश को किस ओर लेके गए ये जनता एहसास कर रही है। और मध्य प्रदेश की जो कि एजुकेशन पॉलिसीज है, वो चाहे एग्जाम्स को लेने की हो चाहे डिग्री देने की हो, दोनों में धांधली है। तो उसको सुधार की आवश्यकता है। मैं जितने दिन रहा मैंने बहुत कोशिश की। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 4000 के आसपास रेगुलर लगाए। मैंने बहुत हमने कैम्ब्रिज से हायर एजुकेशन के काम्बो किए जो अपने आप में प्रदेश में कहीं नहीं हुए थे। ऐसे ही हमारी और भी योजनाएं थी जो मैं मानता हूं कि वर्ल्ड वाइज हमारे एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करने में सहयोग करती। तो जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, स्केल बढ़ाया जाए, हमारी जो एजुकेशन से संबंधित यूनिवर्सिटीज की इमेज है उसको इस लायक बनाया जाए, सिस्टम सुधार के कि दुनिया में उसका कहीं न कहीं स्थान हो। ये आवश्यकता है, करना चाहिए, करेंगे। ठीक है, शिवराज के फेल्योर की आपने बातचीत की। जब केंद्रीय मंत्री बीजेपी की लिस्ट में आए, प्रत्याशी बन गए, जब उनका नाम आया तो ये कहा गया कि शिवराज को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या परफॉर्मेंस के कारण साइडलाइन कर रही है भारतीय जनता पार्टी या कुछ और डर है, या कांग्रेस के सामने ज्यादा कड़ी जो है प्रतिद्वंद्विता पेश कर सके इसके लिए? नहीं, बीजेपी ने को एहसास है इस बात का कि शिवराज जी हरा रहे हैं चुनाव। बीजेपी शिवराज जी के चेहरे से वोट कम हो रहे हैं, इसीलिए तो उनने 7 सांसद दे दिए, 3 केंद्रीय मंत्री दे दिए, 1 महासचिव दे दिया और मैसेज दिया कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। सेकंड, अमित शाह जी ने कहा हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है। जेपी नड्डा जी ने कहा हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है। 20 साल का मुख्यमंत्री नहीं है, ये ना वो कहते हैं हम पहली बार है, तो फिर जनता उनको क्यों वोट दे? तो नहीं देगी। आरएसएस ने, अगर हम देखें मध्य प्रदेश, अभी राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में कहा कि आरएसएस की असली लेबोरेटरी गुजरात नहीं मध्य प्रदेश है। इतिहास में बात करें तो पिछले 30-40 साल में वनवासी कल्याण आश्रम एक आरएसएस का एक विंग है जो मध्य प्रदेश के इलाकों में जहां जहां आदिवासी आबादी थी वहां फैलाया गया, और उसके जरिए तमाम गांव और दूर दराज के इलाकों में किसानों में, ग्रामीणों में, आदिवासियों में एक रेडिकलाइजेशन जो है, जो इनका पूरा कट्टर हिंदुत्व का पूरा आइडिया है, उसका किया गया। कोई कांग्रेस के पास स्ट्रेटजी है कि सरकार में आते हैं तो वेलफेयर एक स्टेट बना के आदिवासियों के लिए, प्लस किस तरह का प्रोग्राम या पॉलिसी चलाएंगे जिससे वो जो रेडिकलाइजेशन है, वो जो एक कट्टरपंथी भावना भरी गई है, वो कैसे दूर की जाएगी? कुछ रोड मैप इसका है? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर ये सत्ता में आना और जाना और उसी एक चीज से जूझना जहां सारे मुद्दे छोटे हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम बड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस को कुछ रोड मैप है आप लोगों के पास? कुछ इस बारे में बात होती है? चुनौती कई सालों से है, देश की आजादी से पहले से है, कट्टरता और नफरत और घृणा और पोलराइजेशन। ये देश अपने आप में इस चीज को थोड़ा सहता भी है, समझता भी और सुधारता भी। तो ये होने वाली प्रक्रिया है। आज उतनी कट्टरता नहीं जितनी कुछ समय पहले थी। मध्य प्रदेश में बदलाव उसी का असर है। अभी जहां तक वनवासी और आदिवासी के प्रश्न पे आपने प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी यही तो करती है, वो बदलना चाहती है विचारों से, घृणा और नफरत को के बीज बोना चाहती है। मैं देखो आपकी वनवासी वन में रहने वाला इंसान, आदिवासी आदि काल से रहने वाला इंसान, आदि काल मीन्स उस पृथ्वी का, उस धरती का, उसका असली मालिक, जल जंगल और जमीन का। अब वो कहते हैं वनवासी, डिफरेंसेस पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। नफरत फैलाना मूल चरित्र है, घृणा फैलाना मूल चरित्र है, और फिर उसका लाभ लेना मूल चरित्र है। जनता समझ रही है, सीख रही है, सुधार रही है, देश बदलाव की ओर है, इसीलिए बीजेपी हारेगी, कांग्रेस आएगी। आपने कहा कि मूल चरित्र है नफरत फैलाना भारतीय जनता पार्टी का, जिसे जनता समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस जो है वो इस उम्मीद में है कि इस बार बदलाव आएगा, है ना? ये कारण भी है, पर इसके साथ कई कारण भी है। हमारे से उम्मीदें भी है, हमारा प्रोग्राम भी है, विजनरी हमारी लीडरशिप का विजन भी है, हमारा पिछले किए हुए काम भी है,
पुरानी कांग्रेस पार्टी ने 70 साल को देश को जहां ले जाके खड़ा किया था, वो सपने भी है, वो आशाएं भी है, बहुत कुछ है। और क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस एक बदलाव के बयान को जरूरी है। राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति है ऐसे जो शंकराचार्य जी के बाद देश में मानवता के लिए प्रेम की भावना के लिए पैदल चले। पहले संसाधन नहीं थे तब शंकराचार्य जी चले थे, आज संसाधन थे तब राहुल गांधी चले। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर ये जरूर है कि दोनों का रास्ता एक ही था। उन्होंने धर्म की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। राहुल गांधी ने उस मानवता को, प्रेम प्यार और मोहब्बत जो घृणा फैल रही थी, उसको रोकने के लिए प्रयास किए। तो मैं मानता हूं कि ये बात लोगों ने एक्सेप्ट की। आम पब्लिक अपने आप निकल के आई, करोड़ों लोग उनसे मिले और उसको उस भावना को ऑब्जर्व किया और आत्म मंथन करते हुए उसको एक्सेप्ट किया। तो जरूर उसका भी असर है। भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई, मतलब पहला चरण जब खत्म हुआ, चल भी रही थी, उस दौरान भी हमने बलात्कार की घटनाएं देखी। मध्य प्रदेश में हमने वो स्थिति देखी जब एक व्यक्ति के चेहरे पर दूसरा व्यक्ति पेशाब कर देता है। ये जो नफरत है या ये जो घृणा है या अपने आप को सुप्रीम समझने की जो एक सोच है, ये सोच कहाँ से बल पा रही है? और इस हिटलर से, नाजियों से जो अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, ये कहीं न कहीं की तो रावण से, प्राचीन काल में सबसे अलग, हम अलग हैं, खत्म कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत, ये सब भावना भाषा क्या है? ये वही तो सोच है जो जिसमें कई परंपराएं, कई आस्थाएं, कई व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया और फिर खुद भी ध्वस्त हो गए। तो मैं मानता हूं भारतवर्ष एक सकारात्मक और क्रिएटिव देश है। वो इस तरह की भावना को, ज्यादा दिन नफरत की भावना को सहन नहीं कर सकता, हटाएगा। तो नफरत की इस भावना को हटाने के लिए क्या कुछ अलग से सोच रही है कांग्रेस? बिल्कुल, यही तो लॉजिक है। तो हमने प्रेम की बात करते हुए पदयात्रा की, यही कारण है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चुनाव से पहले तो हो गई थी, तो चुनाव के बाद भी क्या प्लानिंग है? ये चलेंगी या फिर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। यात्रा जारी है, चलती है, चलेगी। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब करेंगे। देश की आजादी के पहले भी हमारे महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आज का कांग्रेसमैन जो विचार को जीता है, वो आज भी शहादत देने को तैयार है और रहना भी चाहिए, रहेगा भी। और जब इतिहास बनेगा तब ऐसा होगा भी। मैं मानता हूं कि कुछ लोग सत्ता के साथ अपने विचार को बदलते हुए आज के सुख को भोगते हैं। ये एक बड़ा वर्ग हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे में भी था, वहां चला गया। कांग्रेस में जो लोग हैं आज, वो वही लोग हैं जो देश की आजादी की नीड को और सोच को रखते थे। वो आज इस देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो चाहे इंडिया शब्द के साथ जुड़े हुए लोग हो, चाहे कांग्रेस के अंदर रहने वाले। एक बहुत जरूरी सवाल है, ये जो बुलडोजर जस्टिस है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको खत्म किया जाएगा? कांग्रेस की सरकार आएगी तो संविधान से प्रदेश चलेगा। अब उसमें अगर है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ये है तो ये याद तो बाद में आता है ना, जैसे किसी का अवैध घर है, जब कोई अपराध हो जाता है तब याद आता है कि अवैध है। भारत में कसाब बम्बई में घुसा, उसकी मौत हुई, उसको सजा मिली और उसका फांसी हो गई। बिल्कुल, भारत के संविधान में फिर भी उसको जगह मिली अपनी बात कहने की। ये है मेरा देश। कसाब, एक दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कसाब से किंचित मात्र भी कोई सहानुभूति रखता हो। फिर भी हमारे देश ने न्याय। भगवान राम रावण को 13 बार उनकी धर्म पत्नी को लेके गए, 13 बार रामायण में जिग रहे। उनने विनम्रता से कहा, रावण को दूत पहुंचा के कहा, हनुमान जी को पहुंचा के कहा, अलग अलग अवसर पे कहा। अंत में युद्ध बेला सज गई, उधर रावण की सेना, इधर राम की सेना। फिर राम ने उनसे आग्रह किया हाथ जोड़ के कि हे रावण, बहुत बड़ा नर पिशाच होगा, मेरी धर्म पत्नी मुझे लौटा दे, मैं नहीं चाहता ये। वो राम, उनने अवसर दिया रावण को, रावण जैसे अहंकार को। ये है भारतवर्ष। तो हमारे देश में संविधान में अपनी आस्था है और उससे देश चल रहा है। ये कह रहे हैं ना कि आप बुलडोजर वाला न्याय जो उससे सहमत नहीं है? मैं कौन होना चाहिए जी, देश में कोई होना चाहिए इससे सहमत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए सवाल किया। आप राम की बात कर रहे हैं, राम तो उनके हैं। राम सबके है, राम कण कण में है राम। राम एक ऐसा नाम है जिसको मैं कहूं ये मेरा है, मतलब वो राम से बहुत दूर है। तो जो कहता है मेरे है राम, अकेले के, सबके है राम, जो नहीं बोल सकता उसके राम हो ही नहीं सकते।
तो चुनावी कैंपेन में राम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? चुनावी कैंपेन में न्याय होना चाहिए। गौशालाएं? गौशालाओं की आवश्यकता है प्रदेश को, देश को। गाय माता का की रक्षा, कोई भी जीव उसके जीवन शैली को जीने के लिए व्यवस्था है, प्रकृति का न्याय है। जब इंसान बुद्धिमान है तो इंसान बुद्धिमान होने का उसको उदाहरण भी पेश करने पड़ेंगे। तो जिसके लिए जो जंगलों को बचाना, जंगली जानवरों के लिए घर ही है, गाय को बचाना गौशालाओं की नीड है, होनी चाहिए। ठीक। रोजगार गारंटी कर रही है कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे रोजगार। एक तो परीक्षाओं में धांधली, फिर नौकरियां ना मिलना, और उसके अलावा बड़ी गरीबी, व्यापक गरीबी है मध्य प्रदेश में। तो रोजगार की गारंटी कैसे करेगी कांग्रेस? अवसर कैसे पैदा होंगे? ये तो बड़ा मुश्किल एक सवाल है। नई चुनौती है, बिल्कुल गंभीर चुनौती है। बहुत बड़ा माव है हमारे पास जिसको काम देने की आवश्यकता है, और वो इकट्ठा बढ़ता जा रहा है। तो हम भी आएंगे तो भी चुनौती रहेगी। पर कांग्रेस ने, आप देखो दुनिया में हर परिस्थिति कैसी भी बनी, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, पर हमारा भारतवर्ष ने उससे हमेशा जीत हासिल की, और कांग्रेस के नेतृत्व में किए। कांग्रेस आएगी रास्ते में। ठीक है, आखिरी चरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2-4 सवाल जो है आइडियोलॉजिकल मैं सोचता हूँ कि लेना चाहिए हमको। जनता जो सोच रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा जो बैटलफील्ड है वो जनता का तो है नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा अहम एक नाम है ना? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो, आप संविधान की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला आपके सामने तो खड़ा हो नहीं सकता। लेकिन उसी धीरेन्द्र शास्त्री को जो अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं, उनकी तस्वीरें दिखती है कमलनाथ के साथ। तो आइडियोलॉजिकली ये डिफरेंस कहाँ से लोग? मैं देखो, एक बात है, ये देश सबका है। इस देश में हर आवाज के लिए जगह है, कोई आस्थाओं के लिए, भावनाओं के लिए। तो मैं इसको, मतलब मैं क्रिटिसिज्म उस बात, लोकतंत्र में अगर बीजेपी को जिताए तो उसका भी हमने सम्मान किया, यही लोकतंत्र। अब उसके विरोधी है, बीजेपी जीतना नहीं थी, पर फिर भी लोग जो जिताओ सकन, ऐसे ही वो जीते। धार्मिक अलग अलग धर्मों के व्यक्ति होता है, या महापुरुष होते हैं, या कथाकार होते हैं, या प्रवचनकार होता है, ये अपनी बातें जब कहते हैं वो भी संविधान से ऊपर हैं। तो मैं मानता हूँ कि सब जगह संविधान सबके लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के धार्मिक व्यक्ति के लिए, देश के आम नागरिक के लिए, देश के विधायक के लिए, देश के नेता के लिए, वो मैं इसमें प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा। और मैं मानता हूँ देश संविधान से चलना चाहिए। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा थीम था, राहुल गांधी जिस बात को लेकर चलता है कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, आप बार बार ये बात रिट्रेट कर रहे हैं। तो संविधान के हिसाब से अगर देश चल रहा है और संविधान के हिसाब से देश हम चलाना चाहते हैं, वहां पर हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों के साथ तो खड़े ना दिखो। क्योंकि देखिए, इसमें एक और बात है, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है वो सावरकर और नाथूराम गोडसे वाली बात तो कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ। मेरे रीति रिवाज और पूजा पाठ का जो जीवन शैली जीने का माध्यम हिंदू है, तो ये तो मुझे इस प्रकार वो महसूस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं क्या परेशान, चलिए, ये सब की ना, इससे क्या परेशान। जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, जो सिख, जो महावीर को मानता है, जो बौद्ध को मानता है, जो सबका एक, सबके लिए अम्बेडकर ने एक रास्ता दिया है, तो सब अपना अपना माने, वो और अम्बेडकर के रास्ते में बनाए हुए संविधान के रास्ते पे चले। यही तो मेरा देश है, यही तो परिकल्पना है। इसी ने तो बताया कि देश सबका है, इसमें अमीर की, गरीब की, छोटे की, बड़े की, किसी जात, किसी धर्म, व्यवस्थाओं के हिसाब से सबके लिए समान व्यवस्था हो। ये क्यों हुआ भाई? इसलिए। ठीक है, अब जब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव जो है वो 17 तारीख को हो जाएंगे, 3 दिसंबर को परिणाम दिया जाएगा। जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठी होगी। जनता ने यह भी देखा कि हमने एक पार्टी को मतादेश दिया कि भाई आप लोग सरकार चलाओ, और वो मतादेश लुट गया। लूटने वाला भी दोषी है, और जिसने लुटा दिया दोष तो उसका भी बनता है। जनता हो सकता है ऐसा भी सोच रही हो। क्या विश्वास आप जनता को दिलाना चाहेंगे? अगर में चोरी हो जाए तो कारण कहीं दिनाएगा। चोर की ड्यूटी तो उतनी थी कि चोरी करने की, चोरी आप बचा नहीं पाएंगे, आपकी ड्यूटी बिल्कुल सच है। आगे ध्यान रखा जाए तो ये चोरी ना हो, इस ड्यूटी को निभाने के लिए कर सकते हैं। पर जिसकी जिम्मेदारी, पुलिस जो है, जिसकी जिम्मेदारी ये चोरी ना होने पाए, आपको लगता है वो अपना काम कर रही है संवैधानिक संस्थाएं इस समय? नहीं कर रही ना, यही तो मैं उत्तर दे चुका हूँ। धन्यवाद।